So yesterday we had got the 4 formula. Integrated rate equation for zero order, we had derived K is equal to initial concentration of reactant minus final concentration of reactant divided by time. And T half for zero order, we had derived T half is equal to initial concentration of reactant by 2K. And for first order, integrated rate equation, K is equal to 2.303 by T log initial concentration by final concentration of reactant, and T half for first order was 0.693 by K. So another information which I had shown in graph is here. Listen, question will ask which order, half-life time of which order of reaction is depend on initial concentration of reactant, and half-life time of which order reaction is independent of initial concentration of reactant. किस किस रिएक्शन, किस ऑर्डर के रिएक्शन, आपके में जीरो और फर्स्ट है, केवल इन्हीं के बारे में कंसीडर करिएगा, सेकंड थर्ड की बात नहीं हो रही है। तो जीरो और फर्स्ट में से टी हाफ ऑफ विच ऑर्डर of reaction is depend on initial concentration of reactant, and T half of which order of reaction is independent from initial concentration of reactant. So C, T half of zero order, T half का फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म है, सो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू रखनी होगी, means T half of zero order is depend on the initial concentration and that is directly proportional to, सामने सामने directly proportional to. So T half of zero order is depend on initial concentration of reactant. Reactant के initial concentration पे depend कर रहा है, means if initial concentration will be 2 gram, then half lifetime will be something else. 5 gram, half lifetime will be different. 10 gram, half lifetime will be different. So its half lifetime, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड the T half of first order, if you will see the formula, then no initial concentration term is there. इसमें initial concentration term ये नहीं है, मतलब initial concentration की आपको यहाँ वैल्यू रखनी ही नहीं है, चाहे initial concentration 5 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, नो मैटर, हमको यहाँ पे वो रखना ही नहीं है, तो वो चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है. मीन्स टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज independent of initial concentration of reactant. रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिमेंबर दिस. हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट के, एंड हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ टाइम 5 घंटे है, तो इनिशियल आप 10 ग्राम ले, 20 ग्राम ले, 30 ग्राम ले, 5 ग्राम ले, 2 ग्राम ले, उसका हाफ लाइफ टाइम 5 घंटे ही होगा, मीन्स 5 घंटे में उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ. रिमेंबर फॉर्मूला, दैट्स व्हाई आई हैड ग्राफ, मैंने 4 ग्राफ शो किया था. वन इज rate is in comparison to initial concentration of reactant. Second is rate is, third is T half is in comparison to initial concentration of reactant, and T half is in comparison to initial concentration of reactant R naught. एक ग्राफ ऐसे था, एक ग्राफ ऐसे था, फिर एक ग्राफ ऐसे था, फिर एक ग्राफ ऐसे था. सो सी, जीरो ऑर्डर के लिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1। टी हाफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ is equal to 0.693 by k। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? टी हाफ is equal to इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 2k। ये हम लोगों ने कल डिराइव किया। सो सी, कौन सा ग्राफ किस ऑर्डर का है? आपको मैंने कहा था ध्यान से देखिएगा किसके बीच में ग्राफ दिया है। इफ ग्राफ इज बिटवीन रेट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर नॉट भी लिखा हो सकता है, आर भी। सो रेट वाला इफ रेट इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्लॉट बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है, सो दैट विल बी जीरो ऑर्डर। क्योंकि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के पावर 0 होता है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कुछ भी वैल्यू होगी, पावर 0 का मतलब 1 ही आएगा। एंड अगर रेट का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, सो दैट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि रेट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का उसका फार्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट पावर 1, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। वही अगर ग्राफ सेम ग्राफ बना हो टी हाफ के साथ, रेट की जगह पे टी हाफ हो, देन टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन से इफेक्टेड नहीं होता है, सो पैरेलल वाला ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। एंड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है कंसंट्रेशन के टी हाफ का ग्राफ, वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो ग्राफ रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जीरो ऑर्डर के लिए है, वो ग्राफ टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कह रहा है, रेट ऑफ विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हाफ लाइफ टाइम ऑफ विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट। अगर रेट कह रहा है डिपेंड नहीं कर रहा है किस ऑर्डर का, तो जीरो। लेकिन टी हाफ कह रहा है डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट। रेट कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, सो फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर, देन दैट इज जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ इस बार आया था, याद रखिएगा। ये टी हाफ वाला ग्राफ प्रीवियस ईयर रेट वाला ग्राफ था, हाफ हाफ मार्क्स का, बस आपको ग्राफ दिया था, यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर। और इस बार टी हाफ वाला ग्राफ दिया था और 90% स्टूडेंट रॉन्ग लिखे थे, क्योंकि उन्होंने, हम अपने स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कॉपी हम लोगों ने चेक किया था उसमें 90% स्टूडेंट ये रॉन्ग लिखे थे ड्यू टू कंफ्यूजन। उन्होंने केवल ग्राफ देख लिया था कि स्ट्रेट है तो जीरो ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट ऑर्डर, और जबकि वहां पे दे दिया था टी हाफ का, तो क्या किया था उन्होंने, जो फर्स्ट ऑर्डर था उसको जीरो ऑर्डर लिख दिया था, जो जीरो ऑर्डर था उसको फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया था। तो सी जस्ट ग्राफ, केवल ग्राफ देख के मत बोल दीजिएगा कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, ये जरूर देखिएगा कि किसके बीच ग्राफ है, रेट और कंसंट्रेशन है या टी हाफ और कंसंट्रेशन है। नाउ आफ्टर दिस, एक टॉपिक कल मैंने उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन डिराइव हो गया था ये। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थियरी पार्ट। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, जैसे नेम बता रहा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो वर्ड का मतलब आप जानते हैं फॉल्स, झूठा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब फुल फॉर्म इसका क्या हो गया, फुल नेम अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो रहा हो कि झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। सो दैट रिएक्शन which is not of first order but behave as first order in certain condition, वो रिएक्शन
जो फर्स्ट ऑर्डर का होता नहीं है, reaction is not of first order but behave as first order in certain condition, that reaction is called pseudo first order reaction. वो रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता है, दैट रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, वो रिएक्शन रियल में सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का होता है, बट इन स्पेशल कंडीशन, इन सर्टेन कंडीशन इट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। अगर वो कंडीशन हटा दे तो दैट विल बी नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट विल बी सेकेंड और थर्ड ऑर्डर। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इन द रिएक्टेंट means in the reaction, in the reactant, one of the reactant will be in very high amount and another of the reactant will be less amount. कंडीशन ये है कि एक रिएक्टेंट उस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और दूसरा रिएक्टेंट बहुत कम अमाउंट में होगा। इससे होगा क्या? जो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, रेट इज नॉट डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन। रेट इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा अमाउंट में है। सो इसकी क्वांटिटी हमको एडजस्ट नहीं करनी है, हमारा रेट डिपेंड करेगा, रिएक्शन डिपेंड करेगा इस पे, जिसको आप लिमिटिंग रिएजेंट आपने पढ़ा था 11th में, कि जो एक्सेस अमाउंट में है उससे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, रिएक्शन इज becomes stopped due to the consumption of that reagent which present is in less amount। जैसे आपको वहां बताया भी गया, एक सिंपल सा हम एक फिजिकल एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में आटा है, पानी है, एक गिलास पानी ले लिए और एक कंडाल आटा ले लिए, तो क्या पूरा आटा रिएक्ट कर जाएगा, मिक्स हो जाएगा? नहीं, जितना पानी है उतना आटा मिक्स होगा। मतलब प्रोसेस डिपेंड करेगा वाटर के अमाउंट पे, आटे के अमाउंट पे नहीं। अब आपने चुटकी आटा ले लिया और एक कंडाल पानी ले लिया, तो क्या पूरा पानी यूज हो जाएगा? नहीं, केवल जितना आटा है उतना ही पानी उससे रिएक्ट करेगा, बाकी पानी नॉन रिएक्टेड हो जाएगा। मीन्स द रेट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, नॉट अनदर। जो एक्सेस में है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो लेस अमाउंट में बस उससे पे डिपेंड करेगा। और यही अगर दोनों सेम अमाउंट में हो, बैलेंस्ड अमाउंट में हो, तो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएंगे, जितना आटा उतना पानी, सो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएंगे। फिर से रिएक्शन कराना है आपको, दोनों अमाउंट चाहिए। सो इन रियल जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रियलिटी में ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दिया गया है कि एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया गया है और दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम कर दिया गया है, जिससे जो रेट है रिएक्शन का वो केवल कम वाले रिएक्टेंट के पे डिपेंड कर रहा है, ज्यादा वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इस कंडीशन में ये जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था वो बिहेव करने लगता है फर्स्ट ऑर्डर का। सो एग्जैक्टली ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओरिजिनली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये अप्लाई किया गया है कि एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया गया, दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम कर दिया गया है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन इस कंडीशन में केवल एक अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में केवल इस रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये एक्सेस नहीं लिखेंगे ये एक्सेस लिखना जरूरी है, जितना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा उसमें एक रिएजेंट के पास एक्सेस लिखा जरूर होगा। अगर एक्सेस नहीं लिखेंगे तो दिस रिएक्शन विल बी नॉट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस रिएक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर, यह रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। बट क्योंकि एक एक्सेस है तो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आएगा। बट दिस इज नॉट द रियल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। वर्ड की मीनिंग समझिएगा। सो दैट केमिकल रिएक्शन विच इज नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर होता नहीं है, बट इन सम कंडीशन
due to some condition it start to behave as first order, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगता है, that chemical reaction is called pseudo first order reaction. For condition of pseudo first order reaction, one reagent must be in excess amount and another reagent must be in less amount, due to which what will be happen, due to which the rate of reaction in that condition will be depend on only the concentration of one of the reactant which is present in less amount, not depend on the concentration of that reactant which present in more amount, so excess amount. So the order of reaction becomes order in this condition, but in real that reaction will be not of first order, that will be second order. And remember, the hydrolysis of any substance, hydrolysis of any substance is pseudo first order reaction. किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस अगर हो रहा है तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर का अमाउंट एक्सेस होता है और दूसरे सब्सटेंस का अमाउंट लेस होता है. 10 मोल ऑफ वाटर, 0.1 मोल ऑफ ईस्टर. सो इसका 0.1 रिएक्शन हो रहा है, 1 to 1 रेशियो है. सो 0.1 मोल इसका रिएक्ट करेगा और 9.9 मोल वहां बचा रह जाएगा. तो रेट जो है पे डिपेंड नहीं करेगा इसके. सो किसी भी सब्सटेंस का अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा हो, मतलब ऑप्शन कहे एमसीक्यू में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो पहला कंडीशन है अगर इक्वेशन दिया है तो आप देखिए कि किसी एक में एक्सेस लिखा होगा और बाकी में एक्सेस नहीं लिखा होगा. रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, दो रिएजेंट रहेगा, एक के नीचे एक्सेस लिखा होगा, दूसरे में एक्सेस नहीं लिखा होगा. कुछ ऐसा होगा वही रिएक्शन जिसमें दोनों में कुछ नहीं लिखा होगा, और एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें दोनों में एक्सेस लिखा होगा. सो दोनों रिएजेंट एक्सेस होगा वो भी नहीं होगा, दोनों रिएजेंट में से किसी में एक्सेस नहीं लिखा होगा वो भी नहीं होगा, एक में एक्सेस लिखा होगा एक में एक्सेस नहीं लिखा होगा, तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा. और अगर नाम से दे रहा है सो आपको वर्ड याद रखना है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर, वाटर ऐड कर रहे हैं. सो हाइड्रोलिसिस ऑफ में भी मान लीजिए माल्टोज, हाइड्रोलिसिस वर्ड आया इसका मतलब वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एंड रेट इज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, रेट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएजेंट. सो मतलब हो गया हाइड्रोलिसिस वर्ड का मतलब वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, बट रियल में वो सेकेंड ऑर्डर होगा अगर हम इक्वल अमाउंट ले लेंगे तो, कंडीशन हटा देंगे तो. सो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. आपके में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 2 एग्जाम्पल दिया है, आप इस एग्जाम्पल को बिल्कुल रट लीजिए. अगर आना होगा तो यही 2 में से कोई एक एग्जाम्पल आएगा, लिख के कह देगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, राइट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है. सो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ एज आई इन्फॉर्म्ड यू कि pseudo first order reaction is that chemical reaction which is not of first order but behave as first order. behave as first order मतलब क्या है, means it apply the all the features of first, means this reaction will apply the formula of first order also. so अगर कोई न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में, एक एक्सरसाइज में है और एक एग्जाम्पल में है. 2 न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा है कि दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स कंसंट्रेशन इज दिस, इट्स टाइम इज दिस, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज देयर, वहां लिखा हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. या तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है या तो लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन सुगर. सो आपको वहां पे कौन सा फार्मूला लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर का, वही K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, या T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इन योर सिलेबस, इन योर एनसीईआरटी बुक, इन योर एक्सरसाइज, इन योर इंटेक्स एग्जाम्पल, ऑल द न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर.
सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहेगा तो इसमें भी सारी चीजें अप्लाई होंगी फर्स्ट ऑर्डर की, केवल डिफिनीशन इसका आपको याद रखना है। सो आई थिंक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि दैट केमिकल रिएक्शन विच is not of first order but in special condition, in certain condition it behave as first order, that is called pseudo first order reaction. In pseudo first order reaction, one reactant present in very excess amount, another reactant present in very less amount, due to which the rate of reaction is depend on the concentration of only one of the reactant which present in less amount. That reactant is present in excess amount, it does not depend on the concentration of that reactant, so it behave as first order but in real it is of second order. For example, hydrolysis of ester, inversion of cane sugar और hydrolysis of cane sugar. now हाफ लाइफ हम लोगों ने कल पढ़ लिया है, डिराइव कर लिया ये फार्मूला भी, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K जीरो ऑर्डर के लिए, 0.693 बाय K फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। देखिए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, करा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, हाफ लाइफ की बात हो रही है, रेट की बात नहीं हो रही है। नाउ अनदर टॉपिक इज वी आर गोइंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां से हमको मिलेगा आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आपके जो इस बार डिलीटेड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आर्हेनियस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट हम आर्हेनियस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल है, कोई भरोसा नहीं है, दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे लेकिन थियरी वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, अब जो टॉपिक हम इंटर कर रहे हैं, आपको बताया गया था केमिकल काइनेटिक्स इज द branch of chemistry which deals with the rate of reaction and the factors affecting the rate of reaction, how the factors are affecting the rate of reaction. So rate of reaction हम लोगों ने देख लिया, अब हम जा रहे हैं टॉपिक डिस्कस करने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहले ही हम लोग देख चुके हैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। इसमें से एक लेके चल रहे हैं केवल आपके सिलेबस में, जिसको हमको पूरा एक्सप्लेन करना है, वो है टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर इज अफेक्ट द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। सो इट हैज बीन सीन बाय आर्हेनियस, आर्हेनियस ने ये देखा, ठीक है। फाइनल में फाइनल ऑब्जर्वेशन आर्हेनियस का था, उसके पहले कोई एक और साइंटिस्ट है, नाम हमको क्लियर याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम अभी बोल देंगे, ठीक है। उन्होंने देखा कि व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन बाय 10 डिग्री, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं, if we will increase the rate of if we will increase the temperature of any chemical reaction by 10 degree, then the rate of reaction or value of rate constant of reaction, rate of reaction भी कहा जाता है और rate constant of reaction भी कहा जाता है, ठीक है। rate of reaction और value of rate constant of reaction becomes nearly double, nearly double, आपके nearly double, nearly double का मतलब है 2 नहीं, 2 से 3, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और इसके बीच में भी कोई हो सकता है। सो जो यहाँ पे स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट को लेकर के चल रहा है, कोएफिशिएंट लिया है टेम्परेचर के लिए, रेशियो बता रहा है दो अलग अलग टेम्परेचर का, 298 एंड 310 डिग्री का। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है आपके में कि व्हेन we increase the temperature of any chemical reaction by 10 degree,
अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं, 25 से 35, 298 से 308, 10 डिग्री एक फिक्स है। 10 degree, when we increase the temperature of any chemical reaction by 10 degree, then the value of rate constant or the rate of reaction becomes nearly double. रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाता है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। जैसे 25 डिग्री पे अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो 35 डिग्री पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू 15 के बीच में कुछ भी आ सकती है और 10 से 15 के बीच में कुछ भी आ सकती है। नियरली डबल मतलब डबल तो हो ही जाएगा, 10 तो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ केस में 10 से मतलब डबल से थोड़ा ज्यादा भी देखा गया है। सो 2 to 3 कर दिया गया है। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस। ये स्टेटमेंट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन वी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर of any chemical reaction by 10 degree, then the value of rate constant of that reaction or the rate of that reaction becomes nearly double, nearly double। अब यही रेशियो यहाँ निकाल के दिखा रहा है कि नियरली डबल मीन्स बिटवीन 2 to 3 टाइम्स। 2 टाइम्स तो श्योर है, 2 से 3 के बीच में भी हो सकता है। ये आप अपने देखिए आ गया ना आर्हेनियस। और फिर आर्हेनियस ने इस टेम्परेचर के इफेक्ट को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल रिलेशन बाय आर्हेनियस। आर्हेनियस ने इस टेम्परेचर के इफेक्ट को मैथमेटिकल रिलेशन में कन्वर्ट करके एक फॉर्मूला दिया टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो सक्सेसफुल हुआ वो इक्वेशन कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस हैज डेवलप्ड अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। नाउ व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? तो इसको रेट भी पढ़ते हैं और रेट भी पढ़ते हैं। दिस विल बी रेट और रेट कांस्टेंट। अगर जैसे आपका हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। रेट आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर 1। अगर 1 यूनिट कंसंट्रेशन मान लें तो रेट इज इक्वल टू के। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इसको रेट भी लिख सकते हैं, इसको के भी लिख सकते हैं, यानी रेट कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। नाउ सी, अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, मींस आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, आता है राइट द आर्हेनियस इक्वेशन। सो आर्हेनियस इक्वेशन इज के। रेट भी लिखते हैं के भी लिखते हैं, रेट भी लिख देंगे तब भी सही है, के भी लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में के दिया हुआ है। के इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ई और स्मॉल ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये स्मॉल ई के पावर है, स्मॉल ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। सो के इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ई स्मॉल ई पावर ए ई के पावर नहीं है, स्मॉल ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहां पे के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। प्री एक्सपोनेंशियल, ए प्री एक्सपोनेंशियल, इसको याद किए रहिए, क्वेश्चन में ये है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर and small e is exponential factor। स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल है, जैसे
लॉग में लिखते हैं बेस 2, बेस 10, बेस 5, तो उसी तरह से ये बेस ई है, बेस ई है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई को, स्मॉल ई को एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। कैपिटल ए उसके ठीक पहले लिखा है, इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कैपिटल ई ए, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ए इज फॉर एक्टिवेशन, ई ऑफ एक्टिवेशन। क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा। कैपिटल आर इज गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखेंगे, गैस कांस्टेंट आर की दो वैल्यू आपको बताई गई, एक 0.0831 या 214 और दूसरा है 8.314। सो 0.0831 कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, 8.314 एनर्जी के लिए, जूल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आर की वैल्यू होगी 8.314, 8.314 एनर्जी वाली, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो आर की वैल्यू एनर्जी के टर्म में होगी, जूल के टर्म में होगी 8.314। और सेकेंड चैप्टर जो सॉल्यूशन था, तो वहां पे पाई इक्वल टू सी आर टी जो फार्मूला मिला था, उसमें आपको बताया गया था कि आर की वैल्यू 0.0831 होगी, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन टर्म था। सो 0.0831, यहाँ एनर्जी टर्म है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमको एनर्जी वाला वैल्यू रखना है 8.314। रिमेंबर दिस, यहाँ आर की वैल्यू 8.314 होगी। और टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज केल्विन टेम्परेचर। टी क्या है, Kelvin temperature है। So what is Arrhenius equation? Arrhenius equation is an equation which show the relationship between the rate constant and the effect of temperature on the rate constant of the reaction. It is K is equal to capital A small e के power minus EA by RT. Here here K is rate constant, capital A is pre-exponential factor, small e is exponential factor, EA is activation energy, R is gas constant, value will be 8.314 and T is Kelvin temperature. डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रखना है, Kelvin रखना है। And the unit of EA activation energy will be in kJ per mole, kJ per mole। अगर आपको EA की वैल्यू दी हुई है और फार्मूला में रखना है, तो फार्मूला में अगर EA की वैल्यू रखनी है तो आप जूल में कन्वर्ट करके रखेंगे, फार्मूला में जूल में कन्वर्ट करके रखेंगे, क्योंकि R की वैल्यू 8.314 जूल होती है। सो अगर आप EA की वैल्यू रखेंगे फार्मूले में, तो आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केजे में। और अगर आपको EA निकालना है, आप EA निकाल रहे हैं, कह दिया कि आइडेंटिफाई, फाइंड, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। सो जो आंसर आएगा वो आपका जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब आपका किलो जूल में कन्वर्ट होगा। सो कैलकुलेशन जो होगा वो जूल में होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 8.314 जूल होती है। सो अगर आपको फार्मूले में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रखनी है तो किलो जूल में नहीं रखेंगे, जूल में रखेंगे। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो कैलकुलेशन के बाद जो सारा आंसर आएगा वो जूल में होगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तब किलो जूल में हो जाएगा। अब अगला आया, अगला है इसका लॉग फॉर्म हमको निकालना है। सो लॉग फॉर्म, लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये हो गया ln k इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता, ये हो जाता अगर आप लगते ln a इंटू ln, अच्छा इंटू है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता, ln a प्लस ln e के पावर माइनस EA बाई RT, ये आपका आता। अब log a के पावर b, तो b log a हो गया, ये आगे चला आएगा माइनस EA बाई RT, तो आपका हो जाएगा ln a माइनस EA बाई RT, और यहाँ हो गया ln e 1 होता है,
ln e हटा दिया गया, सो फार्मूला को अरेंज कर दिया गया, तो ये हो गया ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a। या तो ये लिखिए या तो लिख दीजिए ln a माइनस ई ए बाई आर टी, आपकी मर्जी है। माइनस ई ए बाई आर टी को आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, ये ln फॉर्म हुआ। अब ln फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ln को लॉग में। सो ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303, 2.303। सो 2.303 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी log a। यहाँ पे भी आएगा 2.303। सो 2.303 जो इस साइड आएगा इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर भी 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला 2.303 कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला बच जाएगा। सो आपका लॉग फार्मूला आएगा log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस log a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a प्लस की जगह पे माइनस पीछे कर दीजिए ये बाई 2.303 आर टी। हम इस तरह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में दिया है log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, ठीक है। और अगर दो रेट कांस्टेंट दिया हो, क्योंकि हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, एक टी केल्विन पे एक टी प्लस 10 केल्विन पे, दो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर दो रेट कांस्टेंट दिया हो तो 2k का फॉर्मूला बनेगा, उसको अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा log k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर T2 माइनस T1 बाई T1 T2, T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये हो गया आपका टोटल 3 फार्मूला आपको दिया मैंने आर्हेनियस इक्वेशन का। आर्हेनियस इक्वेशन का मेन फार्मूला, इस पे एक क्वेश्चन है। आर्हेनियस इक्वेशन का मेन फार्मूला ये है, एक क्वेश्चन है। फिर इसका लॉग फॉर्म, 2 क्वेश्चन इस पर है। और फिर आर्हेनियस इक्वेशन फॉर 2 टेम्परेचर एंड 2 रेट कांस्टेंट, 2 टेम्परेचर और 2 रेट कांस्टेंट अगर दिया है तो वहां पे सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। log k2 बाई k1 है, k1 बाई k2 नहीं है। 95% लोग इसको k1 बाई k2 लिखते हैं और हम लोग कॉपी चेक करते हैं, गलत रहता है। सब कुछ सही रहेगा, यहाँ इनके लिखने की वजह से वैल्यू उल्टा रखते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा k2 बाई k1 है, k1 बाई k2 नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। और ये ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ ln k और 1/t के बीच में, इसमें पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, इसको याद किए रहेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको बता दे रहे हैं। ये ग्राफ दे देगा, कहेगा इसके स्लोप की वैल्यू लिखिए। सो आपको लिखना है माइनस ई ए बाई आर। या तो ग्राफ बनाएगा, कहेगा स्लोप की वैल्यू कुछ भी दे देगा, मान लीजिए 500 है। सो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? अब आप परेशान, स्लोप की वैल्यू दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। ऐसा फार्मूला सर ने कहीं नहीं बताया, ये फार्मूला नहीं है, ये ग्राफ से बना फार्मूला है कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। सो स्लोप की वैल्यू दिया है, ई ए का निकालना है। सो ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस स्लोप इनटू आर। आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, मल्टीप्लाई करिए स्लोप की वैल्यू में और उसको केजे में बदल दीजिए। सो ये फार्मूला आपको अपने से याद रखना है ग्राफ से कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। ये अपने से फार्मूला आप डिराइव कीजिए, ठीक है। सो 4 फार्मूला आज मिला आपको। अब हमको अगला जो ये थियरीज आपके में नहीं है, ठीक है, थियरीज आपके में नहीं है,
लेकिन थियरीज में कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कल। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये 2-3 चीजें, तो कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब केवल 4-5 पेज बचा हुआ है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल स्टार्ट द सॉलिड स्टेट। तो हम सॉलिड स्टेट, ये थियरी नहीं है, जितना आपके सिलेबस में था